हैंडीक्राफ्ट तो आप समझते हो, जो चीजें हाथ से बनाई जाए। कौन कौन सी हैं? क्यों चंदेरी साड़ी हैंडीक्राफ्ट नहीं है? तो मालूम है कि नहीं? और महेश्वरी साड़ी सही है, हैंडीक्राफ्ट है। तो ये तो है ही अपने फेमस। और इसका मेरिट क्या है कि ये जीआई टैग मिला हुआ है इनको, यानी इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ चंदेरी या महेश्वर में इनको बनाया जा सकता है। यदि आप कहीं और बनाएंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट का उल्लंघन करना, ट्रीस पास करने का केस बनेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, लिखो चंदेरी साड़ी से। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट ऑफ एमपी चंदेरी साड़ी। आप लोगों को वैसे याद क्यों नहीं आया ये दो नाम? तो कम से कम ऑनलाइन वालों को भी नहीं आया? ऐसा मत करो, ऑनलाइन वालों को थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि करंट के ज्यादा पास में रहते हैं। अब ये तो थोड़ा दूर रहते हैं पंखे से, है ना। मेरे को भी ज्यादा चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर तक लपेटे रहते हैं ना, इसलिए। चलो अब पहले आप बताओ, अच्छा चंदेरी साड़ी के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट? लड़कियों को तो पता होना चाहिए। हाँ, तुमको तो बिल्कुल पता होना चाहिए उसकी विशेषता है। पहनना तो लड़कियों को ही है ना, लड़के तो चलो ठीक है। हाँ बताओ क्या विशेषता, मतलब चंदेरी साड़ी क्यों है? क्या यूनिक है उसमें? ऐसा क्या रहता है? चलो एक चीज और तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ के काम की, कि मान लो तुम्हारे सामने साड़ी आए, लड़के भी सुने, हो सकता है तुमको भी खरीदनी पड़ जाए कभी। लड़कियों का तो ठीक है कि कभी आ जाए, तुम कैसे पहचानोगे कि वो असली है कि नकली? तो देखो, उसको असली नकली पहचानना या अपनी पढ़ाई करना कि क्या उसके मेरिट्स है, दोनों एक ही बात है। कैसे पहचानेंगे? तो देखो, उसकी जो बॉर्डर होती है वो हमेशा बहुत ब्रॉड होती है, चौड़ी बनाई जाती है। पहला मेरिट क्या उसका, कि उसकी जो बॉर्डर होगी, बॉटम जो रहती है, उसकी विड्थ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है अदर्स की तुलना में। दूसरा मेरिट क्या, कि जो सेंटर होता है साड़ी का, उसके बीच में कोई बड़ी सी डिजाइन बनाई जाती है। यदि ओरिजिनली जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं वो बनाएंगे तो उनका क्या एक फिक्स पैटर्न है कि हमको हमारी साड़ी में क्या करना है, ये चीजें डालना है। तो एक ट्रेडिशनल कारीगर एक्सपर्ट आदमी क्या करेगा, सबसे पहले उसका बॉटम को, उसके पट्टे को क्या करेगा, बहुत चौड़ा बनाएगा। उसकी साड़ी का जो सेंटर है वहां पर कोई ना कोई बड़ी का डिजाइन होगी, बड़े साइज की। बाकी साड़ियों में ये नहीं होता है। तो इसी तरह से अपन उसके मेरिट देखकर पहचान लेंगे कि असली है या नकली है। और यही बातें क्या है अपने को यहां पढ़ना है कि चंदेरी साड़ियों में क्या क्या मेरिट्स हैं। तो सबसे पहला तो यही लाइन लिखना स्टार्ट करो। कहां मिलती है? अच्छा ये तो बता ही दो, जिले का नाम बताना है। चंदेरी अशोकनगर लिखो, चंदेरी अशोकनगर जिला, ठीक है ना। जिले का नाम वैसे तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, लिखो। इसमें चौड़ी बॉर्डर होती है। नहीं, जो पहले जीआई टैग वाला लिखो, इसे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग प्राप्त है। भौगोलिक संकेतक, अपन जीआई टैग भी पढ़ना है वैसे अपने को एमपी के कौन कौन से हैं। अब देखो इसका मतलब क्या, कि चंदेरी साड़ी को यदि आप इंदौर में या किसी दूसरी जगह बना दोगे तो वो लोग आपके ऊपर लीगली केस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस साड़ी की यूनिकनेस के कारण जो है इसको जीआई टैग दिया गया कि पूरे वर्ल्ड में ये कहां पर बनती है, सिर्फ चंदेरी अशोकनगर एमपी में। दूसरी जगह पर बनाई तो आपके ऊपर केस बनेगा लीगल, अब बनेगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसको जीआई टैग प्राप्त है। लिखो, इसमें चौड़ी बॉर्डर तथा केंद्र में, साड़ी के सेंटर में बड़ी आकृति, a large figure is drawn, a large figure is drawn in the center of the साड़ी। ठीक है यहां तक। अब इसका तीसरा मेरिट क्या, देखो इसके ऊपर हैंडवर्क होता है, हाथ से क्या करेंगे, फूल पत्ती या दूसरी चीजों की डिजाइन बनाई जाएगी। लिख लो, इसके ऊपर हाथ से फूल पत्ती एवं अन्य डिजाइनें बनाई जाती। वैसे मेन तो इसमें बस दो चीजें ध्यान रखना, जीआई टैग मिला है और मिलता कहां पर है, चंदेरी अशोकनगर में, जिला अशोकनगर, चंदेरी तहसील। हिस्टोरिकल प्लेस भी है ये, अपन ने पढ़ा था बावड़ियों का शहर, आपको लिखवाया था, है ना। चलो अब आ जाओ दूसरा मेरिट, मेन महेश्वरी साड़ी। और आप देखो क्या है, इसको ऐसा पढ़ाई तक सीमित मत रखा करो, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए।
एज ए इंटेलिजेंट पर्सन ये सब जानकारी होना चाहिए कि महेश्वरी साड़ी की क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि आपके पर्सनल टच में आ जाती है। आप सब एमपी को बिलोंग करते हो, इतना बड़ा जीआई टैग मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। तो थोड़ा क्या आप न्यूज़पेपर इन चीज़ों से भी रखा करो समाज में। इसीलिए आप न्यूज़पेपर इसीलिए तो रोज आता है कि आपको दुनिया जहान की जानकारी रहे, आप एकदम डल नहीं रह जाएं। तो आप भी हमेशा एक ओपन माइंड से रखा करो, कम से कम अपने एमपी की खास खास चीज़ें तो आप याद करके रखो। ये मत सोचो कि मुझे परीक्षा ही देना है। इसका फायदा क्या रहता है, जैसे आप किसी सब्जेक्ट पे 4 लोगों के बीच में बैठे और बात करते हो तो आपकी एक अच्छी गुडविल बनी रहेगी कि यार समझदार आदमी, उसको कुछ 4 चीज़ों की जानकारी है, सोशल स्टेटस मिलता है ऐसे लोगों को। तो आप भी ध्यान रखना। हाँ बोले नहीं, ब्रॉड बॉर्डर। चलो दूसरा लिखो महेश्वरी साड़ी। हाँ आप सेकंड महेश्वरी साड़ी। 2-3 तो उसके मेरिट है, हैंडवर्क करना। आपने महल देखा होगा महेश्वर का, उसके ऊपर बहुत सारी डिजाइनें बनी है। तो जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं वो ये बोलते हैं कि महल की कोई ना कोई डिजाइन हमारी साड़ी पर जरूर होगी। अरे आपने देखा वहां हाथी बने, चक्र हैं, ढेर सारी मूर्तियां हैं। तो ये माना जाता है कि यदि आप ट्रेडिशनली महेश्वरी साड़ी बना रहे हैं तो उस महल की कोई ना कोई डिजाइन जो उस महल पर बनी हुई है वो साड़ी पर जरूर दिखेगी। ये ध्यान रखना, कभी आप जाओगे वह खरीदने तो पता चलेगा। हाँ ये वो बोलते हैं ट्रेडिशनल कारीगर कि सबसे पहला इंडिकेशन यही रहता है कि महल की कोई ना कोई डिजाइन, एनी फिक्स नहीं है, कुछ भी उस साड़ी पर जरूर प्रिंट करी जाएगी। ये सबसे पहला मेरिट होता है। फिर देखो इसके आगे रहता है इसके जो है लाइट या कहें सोफिस्टिकेटेड कलर। इसमें बहुत ज्यादा डार्क कलर सामान्यतः वो यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, मॉडर्न टाइम में लोग डार्क कपड़े पहनना पसंद ही करते हैं। तो ये साड़ियां क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। फिर कलरफुल 3 to 4 कलर्स का यूज मिनिमम होता है, इससे कम वो कलर की नहीं बनाते हैं। तो पहली लाइन तो लिखो जो बहुत महत्वपूर्ण मेरिट है जो उनके ओरिजिनल लोगों ने बताया कि लिखो महेश्वरी साड़ियों पर महल पर स्थित कोई ना कोई आकृति जरूर छापी जाती है। यह सबसे पहला मेरिट होता है। यह अपने विभिन्न हल्के रंगों के लिए प्रसिद्ध है। लुक अच्छा आता है। वैसे देखो ये बात 100% राइट नहीं है, मैंने खुद देखी, वहां पे बहुत डार्क कलर की भी साड़ियां थी जो ट्रेडिशनल बनाते हैं, पर जो ओरिजिनल जो उनका बनाने का तरीका उसमें क्या होते थे, लाइट कलर। और कभी भी 2-3 रंगों से या कहें 3 से कम रंग इनमें यूज नहीं करे जाते जो वहां पर कारीगर बताते हैं। लिख लो, इनमें 3 या उससे अधिक कलर्स का प्रयोग किया जाता है। कलरफुल होती है, कुल मिलाकर क्या होती है, ये कलरफुल। अब असली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है वो क्या, इसे जीआई टैग प्राप्त है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, इसका फुल फॉर्म। तो ये देखो जीआई टैग मिलने के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पर क्या ये फेमस भी बहुत है, आदमी आराम से इनको एग्जाम में टिक कर लेगा, सभी जानते ही हैं इनको, तो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस ही है। ठीक है ना यहां तक, और इसमें उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अब अपन आते हैं नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट पर, पिथौरा शिल्प कला। वैसे पेंटिंग में भी आ जाएगा, हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से नहीं तो काम करो, पिथौरा काट दो, इसको पेंटिंग में कर लेंगे अपन, रहने दो, तो फिर वो कंफ्यूजन होगा। अब आता लिखो खराद शिल्प, खराद शिल्प क्या होता है, कोई जानकारी बताओ, कुछ जानकारी। खराद शिल्प क्या खराद देखो क्या होता है, एमपी के मुरैना, बुधनी जानते हो आप, बुधनी कहां पर है, बुधनी नाम नहीं सुना? हाँ, शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं सीहोर में, बुधनी रेलवे स्लीपर, हाँ रेलवे स्लीपर का कारखाना भी बनाना है वहां, बुधनी। तो मुरैना, बुधनी,
इन एरियो में लकड़ी के ऊपर अलग अलग वर्क किया जाता है। ईचिंग वर्क क्या हो गया? नक्काशी करना या घरेलू बर्तन बनाना। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है जो हजारों सालों से चलता चले आ रहा है। इससे घरों के बर्तन भी बनते हैं काफी अच्छे से। तो इसको क्या बोला जाता है? खराद शिल्प। और इसका एक बड़ा मेरिट क्या कि इसमें किसी भी प्रकार की लकड़ी को यूज करते हैं ये लोग। क्या होता है जब आप कुछ वर्क करते हैं तो उसमें चीजें फिक्स हो जाती है कि साल की लकड़ी चाहिए कि सागवान की चाहिए। ये आर्टिस्ट ऐसे हैं खराद वाले कि ये किसी भी तरह की लकड़ी के ढेर सारे अलग अलग ट्रीज की लकड़ी लेंगे और उसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स या फिर बर्तन या दूसरी चीजें बना देते हैं। तो ये कहलाता है क्या? खराद शिल्प। तो ध्यान रखना ये काय से रिलेटेड है? वुड कार्विंग। आपको ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। और एरिया तो काफी बड़ा है इसका। लिखो यह मुरैना, बुधनी, श्योपुर में किया जाता है। इससे किसी भी प्रकार की लकड़ी से खिलौने, डेकोरेटिव आइटम, टॉयज, डेकोरेटिव आइटम, बर्तन, यूटेंसिल्स एटसेट्रा बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट लिखो छिपा शिल्प। छिपा, ये नाम सुना है आपने पहले? छिपा शिल्प सुना है? छिपा शिल्प नहीं सुनने में आया कभी? ये यूं समझो छिपा शिल्प जो उज्जैन का है उसको भैरवगढ़ बोला जाता है और इंटरनेशनल लेवल तक पर वो फेमस है। ये ध्यान रखना। ये भी अलग अलग एरियो में चलता है पर पर्टिकुलर उज्जैन का सेम आर्ट जो ओरिजिनली क्या है? छिपा शिल्प। तो उज्जैन में भी छिपा शिल्प होता है लेकिन उज्जैन के लिए एक अलग से नाम है, उसको क्या बोलते हैं? भैरवगढ़। और वो क्या है? एक्सपोर्ट होने वाली चीजें। और मीनिंग क्या? कपड़े के ऊपर अलग अलग डिजाइन्स को बनाना। अब जैसे सपोज कपड़े के ऊपर कुछ मोर वगैरह कुछ भी बनाना है, कैसे बनेगा? तो उसके सांचे मोल्ड बना लिए जाते हैं। सांचे समझते हो आप लकड़ी के? अरे सांचा समझते हो? सांचा, मोल्ड है ना? तो क्या करा जाता है? उस सांचे बना लिए जाते हैं, उसके ऊपर इंक लगाकर या कहें अलग अलग कलर्स का, नेचुरल कलर का यूज करके पूरी एक डिजाइन बना ली जाती है। तो साड़ी हैं और जितने भी प्रकार के कपड़े होते हैं, बेडशीट एटसेट्रा, कुछ भी, सबके ऊपर क्या बनाया जाता है? अच्छी अच्छी डेकोरेटिव कलरफुल डिजाइन्स। तो ये कहलाता है छिपा शिल्प। और सेम वे में बाग शिल्प भी होता है। आपने बाग शिल्प भी सुना होगा। तो लगभग वही प्रोसेस कुछ अंतर के साथ क्या होती है बाग शिल्प में भी। तो छिपा शिल्प में क्या? मोल्ड बनाए जाएंगे, उसकी मदद से क्या करा जाएगा? कपड़े के ऊपर अलग अलग सुंदर पैटर्न बनाए जाएंगे। तो ये एमपी के कई हिस्सों में चलता है। उज्जैन वाले का मेरिट क्या? उसके लिए स्पेशल नाम क्या? छिपा शिल्प के लिए भैरवगढ़। और वो एक्सपोर्ट होता है। ये ध्यान रखना है ना? लिख लो। छिपा शिल्प में कपड़े के ऊपर सांचों, मोल्ड्स की सहायता से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एम्बेडेड ऑन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैरवगढ़ या भैरवगढ़, एक ही बात है, भैरवगढ़। उज्जैन के छिपा शिल्प को भैरवगढ़ कहा जाता है। भैरव एक ही चीज है। भैरवगढ़, उज्जैन के छिपा शिल्प को भैरवगढ़ कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। हो सकता है भविष्य में आप पढ़ें कि इसको भी जीआई टैग मिल गया। ये भी सब लिस्टेड वाली चीजों में से है। अब इसी कैटेगरी में एक और लिख लो, बाघ प्रिंट। बाघ वही टाइगर वाला है। बाघ कहां पर है? बाघ। अच्छा, आपने सुना तो होगा बाघ प्रिंट, कई बार सुना है कि नहीं? आज सभी तो चुप चुप क्यों बैठे? बात क्या है? टेस्ट तो नहीं होने वाला कहीं है? ये फिजाओं में इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? बाघ प्रिंट सुना है कि नहीं पहले कभी? तो बाघ सुना है कि नहीं? अच्छा, बाघ शब्द तो सुना है ना, वो टाइगर वाला बाघ नहीं, बाघ की गुफाएं, धार, याद आ गया? ये वही का। तो देखिए ये भी क्या है? एक ट्रेडिशनल आर्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला, कि कपड़े को कुछ दिन पानी में गलाना और XYZ सीक्रेट प्रोसेस है। पर फाइनली क्या होता है? ये भी मोल्ड की मदद से कपड़े के ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। और इसका भी यूज क्या है कि काफी महंगे रेट में जो है ये बेची जाती है, एक्सपोर्ट होती है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल आर्ट है। और ये कहाँ का है? बाघ में धार, जो अपनी वो बाघ की गुफाएं आती है, कभी आप देखने जाना, वो आपको मिल जाएंगे इसके भी कारीगर।
धार जिले में। तो ये भी क्या है, कपड़े के ऊपर अलग अलग मोल्ड की मदद से और जो है अलग अलग डिजाइन प्रिंट करना। पर दोनों की ध्यान, छिपा शिल्प की और इसकी मेथड अलग अलग है, ये अलग है पूरी तरह से। वो लोग बताते नहीं है, कुछ सीक्रेट है उनका, है कि नहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता। अपन ऐसे ओपनली अपन नहीं बना सकते उसको। तो ये भी ध्यान रखना, भविष्य का ये भी जीआई टैग हो सकता है एमपी का, क्योंकि ये भी पूरी दुनिया में यूनिक है। जिस तरीके से कपड़े को वो प्रोसेस करते हैं, बाद में कलर यूज करते हैं, मॉल्ड बनाते हैं, प्रिंट करके बेचते हैं, ये अपने आप में पूरी तरह से यूनिक प्रोसेस है, सभी को नहीं मालूम। तो लिख लो, यह बाघ धार जिले से रिलेटेड है। कभी आप बाघ की गुफाएं गए कि नहीं देखने, ऑनलाइन वाले गए कि नहीं? बाघ से रिलेटेड है। इसमें भी कपड़ों पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है, इसमें कपड़ों पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है। अब अपन आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पर, लिखो धातु शिल्प, मेटल हैंडीक्राफ्ट। इसके बारे में कुछ बताएं, पहले ऑनलाइन वाले बताएं, ये फेमस है, आप बता सकते हैं इसके बारे में, सुना होगा आपने। हाँ पहले ऑनलाइन वाले, नहीं गोल्ड से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हाँ चलो ऑफलाइन वाले, इतने सारों में से बताओ किसको धातु शिल्प। हाँ बोले, नहीं सुपारी अलग है रीवा का, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सुपारी से कोई धातु मेटल लिखा ना, अब सुपारी पे कहां पहुंच गए, एरी का नट हो गई वो, इसके बाद करा दूंगा, ठीक है याद दिला दिया, अच्छा हुआ इनने। धातु शिल्प मतलब क्या? अच्छा कॉमन सेंस से सोचो, व्हाट, क्या? अरे मेटल को क्या करना है, मेल्ट करना है, उसके बाद सबसे पहले क्या बनेगी, मूर्तियां, एंड देन उसके दूसरी यूजफुल चीजें, बर्तन है या XYZ डेकोरेटिव आइटम। तो इसमें दो जगह बहुत फेमस है, टीकमगढ़ और दतिया, इनको जो है जीआई टैग मिला हुआ है, ये ध्यान रखना, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो गए। चलो धातु शिल्प, तो देखो क्या है, मेटल्स की मदद से क्या करा जाता है, अलग अलग चीजें, बर्तन है ना, उसके अलावा मूर्तियां और जो भी डेकोरेटिव आइटम है सब बनती है। अब देखो मॉडर्न टाइम है, लोग अलग अलग डिमांड करते हैं, तो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बनती है, तो ये सब डेकोरेटिव आइटम बनाई जाती है। इसका मेरिट ये है कि इन दोनों को ही एक साथ, दो अलग अलग प्लेसेस से आप देख सकते हैं, दतिया बहुत अलग जगह है, टीकमगढ़ अलग है, लेकिन जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिखो टीकमगढ़ दतिया के धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त है। और अब देखो जैसा अपन ने हैंडीक्राफ्ट पढ़ लिया ना, अब आप थोड़ा इसको दिमाग में रखना, कभी भी कुछ आपको नए नोट्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में मिले ना, तो आप उसको क्या करा करें, याद करने की कोशिश, ध्यान में रखने की। पीएससी क्या कोई सी भी एग्जाम हो, कौन आदमी निकलता है जिसका दिमाग खुला हो, जो दिन भर नॉलेज को गेन करने की कोशिश में लगा रहे, कि मुझे कहीं से भी कुछ मिले तो मैं उसको कैच कर लूं। सिर्फ आप एक बॉर्डर में ऐसे घूमते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होना, ये ओपन बॉर्डर होना चाहिए, दिमाग हमेशा खुला। अब आपने भले पहले नहीं करा तो ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी भी नहीं होगी, अब अपने दिमाग में रहना चाहिए। और स्पेशल चूंकि आप पीएससी दे रहे हैं तो एमपी का तो हर चीज आपको दिमाग में होना ही चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी से बड़ी, हर चीज कौन सी भी एग्जाम में आएगी कोई ठिकाना नहीं, तो ये सब आपके अब दिमाग में रहना चाहिए पढ़ने के लिए। तो चलो ये हो गया धातु शिल्प के बाद अपन चलते हैं कंघी कला। कंघी, कंघी तो कंघी है, व्हाट, इसमें क्या होगा, अच्छा थोड़ा अंदाजा लगा के बताओ। कंघी कला व्हाट, कॉम्ब, कंघा आपने घरों में देखे होंगे, ये कंघी हो गया, ये भी देखी होगी इंडियन आदमी ने तो 100%। हाँ क्या इसमें क्या, सभी कंघी की दोनों साइड ही होती है, साइड से क्या लेना देना, यह कला वर्ड लगा हुआ है, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव लगा हुआ उसके साथ बहुत बड़ा, क्या क्या बोल रहे हैं, बोले जो कंघे रहते हैं। अच्छा ये इसकी इन्वेंट किसने करा था, मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ बंजारा जनजाति ने, और उन्होंने क्या करा, इसको बहुत डेकोरेटिव वे में सजाना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा भी रहता है कि इसके पर हीरे मोती और दूसरी चीजों से क्या करा जाता है, इसका डेकोरेशन किया जाता है। तो ये बंजारा जाति में भी चलता है और दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये क्या बन गया, कंघी कला, यानी छोटा सा कंघा या कंघी जिसको बोले, उसको बहुत अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से सजाया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, कंघी कला। नोट कर लो इसको, छोटी सी लाइन है, लिखो रतलाम, उज्जैन, नीमच आदि क्षेत्रों में कंघियों को विभिन्न तरीकों से सजाया जाता है, विभिन्न तरीकों से
सजाया जाता है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और बनाया जाएगा। वैसे जो तो ट्रेडिशनल जो कंघी आती है ना, वो लकड़ी की बनती है, पूरा हैंडवर्क होता है। वो कंघा देखा होगा ना, बारीक बारीक से उसमें स्पेस होती है, तो ये कैसे बनाते थे, पूरी हाथ से। एक डेकोरेटिव आइटम है, तो उसको क्या बड़े लेवल पर अब उसमें आर्ट वर्क होता है। यानी कि अब सोचे मोती, गोल्ड एक्स्ट्रा और दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कितनी कीमती हो जाती होगी। तो ये कहाँ पर चलती है, अपनी मंदसौर, रतलाम, नीमच वगैरह इन एरियो में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या है, कंघी कला, एरिया याद रखना। खराब हो गया। नेक्स्ट लिखो प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर सिंपल ही है ये तो, प्रस्तर व्हाट, क्या प्रस्तर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रस्तर को, इसलिए ये शुद्ध हिंदी हो गया है, अपन सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं। पत्थर, स्टोन, प्रस्तर मतलब क्या, पत्थर, ये कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, ब्रैकेट में लिख लो। अब आप समझ ही गए होंगे बोलने के साथ ही क्या, कि अलग अलग पत्थरों पर क्या करना, मूर्तियां वगैरह बनाना भगवान की, ऐसा लिखो। भील जनजाति लिखो, यह कार्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये ट्राइब का है, इसलिए इसका वेटेज एग्जाम से एकदम से बढ़ जाता है। एमपीपीएससी में जो चीजें ट्राइब से बिलोंग करे, आप बिल्कुल याद रखना, 100% काम आएगी आगे पीछे। इसमें पत्थर पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों एवं आकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट है गुड़िया शिल्प। यस, गुड़िया, व्हाट, डॉल। गुड़िया शिल्प कहां का फेमस है, एक ही जगह है बस, इसमें एक जगह तो बहुत फेमस है, ग्वालियर। इसमें क्या करते हैं, कपड़े की जो कतरन होती है ना, वेस्ट, उसको अरेंज करके और क्या बना दी जाती है, डॉल बना दी जाती है। फिर उसको बहुत डेकोरेटिव वे में सजाया जाता है, पूरी तरह से कपड़े वगैरह बनेंगे, ज्वेलरी भी बनेगी, गोल्ड की, सिल्वर की, एंड देन को सेल करा जाता है या फिर यूज करा जाता है। तो गुड़िया शिल्प लिखो, यह ग्वालियर में अत्यधिक प्रसिद्ध है। एरिया का नाम याद रखना, हाँ, गुड़िया शिल्प में। और लिखो इसमें कपड़े की कतरन से आकर्षक गुड़ियाएं बनाई जाती है, डॉल। अब इसके आर्टिस्ट भी हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, बट्टोबाई लिख लो, बट्टोबाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं, बट्टोबाई। हाँ, बट्टोबाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, वो गुड़िया बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ग्वालियर याद रखना, और जरूरत पड़े तो बट्टोबाई। दूसरे कुछ एक में आर्टिस्ट भी आएंगे जो बहुत फेमस हैं। चलो, सुपारी शिल्प। हाँ, ऑनलाइन में कोई बोल भी रहा था, सुपारी शिल्प। सुपारी क्या, एरी का नट, बैटर नट, बहुत सारी नट है। हाँ, क्या सुना आपने कभी, सुपारी वही खाने वाली है। सुपारी तो आप समझते ही हो, सुपारी खाने वाली। तो उसके ऊपर इचिंग कर दी जाती है, नक्काशी। और एरिया कौन सा फेमस है ये बताएं, एरिया का बहुत ज्यादा वेट, रीवा बहुत फेमस है, लिखो रीवा का सुपारी शिल्प अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो समझ गए होंगे सुपारी के ऊपर क्या करना है, डिजाइन बनाना है। अब देखो, जैसे प्राचीन समय में तो क्या होता था, वही भगवानों के बनाएंगे डिजाइन है, पर मॉडर्न टाइम में अब सब चेंज होते चले जा रहा है, अब जैसी भी पब्लिक की डिमांड हो। इसमें वैसे मेनली यही पूछा कहाँ का फेमस है, अभी तक क्वेश्चन यही आया मोस्टली एग्जाम में, कम ही आया, पर क्या आया है, रीवा। रीवा जरूर याद रखना। चलो आगे चलते हैं, तीर धनुष। तीर धनुष ये क्या फिक्स वाली चीज है, इसमें अपन अपना चेंज नहीं कर सकते, जो है बस वो पढ़ के और याद करके जाना है। कहाँ के फेमस है बताओ, समझ ही गए तीर धनुष, खास तौर से झाबुआ। कभी आपके देखने में आए, आपको तो कोई काम की चीज बताता हूं आप, हाँ बिल्कुल, ये कभी कभी गवर्नमेंट जो है, वैसे अपने इंदौर में तो कम होता, भोपाल वगैरह में गवर्नमेंट बहुत सारे ट्राइब के ये मेले फेस्टिवल आयोजित करती है, तो आप भी इनको देखने जाया करो। वैसे मेरे खुद देखे हुए इंदौर में, तो ये जो रहते हैं ना काफी लंबे चौड़े और बहुत घातक होते हैं, कि यदि ये लग जाए तो शायद ये आदमी जिंदा बचे। वो बनाते भले छोटी मोटी लकड़ी, रस्सी, ट्रेडिशनल चीजों से है, पर हाईली इफेक्टिव। ये काफी समय पहले मैंने इंदौर में देखे थे जब एग्जीबिशन लगी थी। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसी एग्जीबिशन लगा करे तो जाया जरूर करो, अच्छा इंटरटेनमेंट भी है और सीखने के लिए भी। जैसे मालवा उत्सव, मांडू उत्सव, ये लगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपन घर में बैठे हैं, बिल्कुल आप टाइम निकाल के जरूर जाया करो, इसको बोरिंग मत लो।
लाइफ का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। मुझे भी इसलिए याद हो गया बिना देखे, क्योंकि मैंने क्या इसको पर्सनली देखा हुआ है। गांधी हाल में लगी थी इसकी एग्जीबिशन, काफी समय हुआ। तो वेरी डेंजरस, बहुत दिखने में ही खतरनाक रहते हैं। लगभग 4-4, 5-5 फीट हाइट होती है उन तीरों की, आदमी की हाइट के बराबर। और वो लोग क्या करते हैं, ट्राइब के लोग भील इससे शिकार वगैरह करते होंगे पहले कभी, तो वो लेकर आते हैं वहां पर। तो लिख लो, यह झाबुआ जिले में अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो भीलों द्वारा बनाया जाता है। आप समझ गए, झाबुआ लिखना मतलब भील। लिखो, इसमें सामान्य लकड़ी, बांस, रस्सी, सामान्य लकड़ी, बांस, रस्सी, मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। तो ये दिखने में भी सुंदर होते हैं। अब एक और लिख लो, मिट्टी कला, सैंड आर्ट, मिट्टी कला। देखो, मिट्टी कला जो है ना, इसको दुनिया का सबसे पहला या पुराना हैंडीक्राफ्ट माना जाता है, क्योंकि मिट्टी को आप समझते हैं बहुत इजीली अपन किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला हैंडीक्राफ्ट है, पहले तो यही लिख लो। लिखो, यह सबसे प्राचीन शिल्प कला है। एक जगह का नाम बताओ, 2 बताया आपने, कौन सा ज्यादा फेमस है जो अपने को एग्जाम ओरिएंटेड काम आए? नहीं, मंडला नहीं है, बैतूल। बैतूल में देखो क्या होता है, मिट्टी से क्या बनेगा, वही सारी गुड़िया या डेकोरेटिव आइटम, पर बैतूल की जो चीजें उसमें काफी यूनिकनेस होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि ओनली बैतूल में ये बनते हैं, बनने को तो हजारों जगह बनते हैं, पर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, तो बैतूल का ज्यादा फेमस है। लिखो, बैतूल की मिट्टी कला या मिट्टी शिल्प कला अपने बारीक अलंकरण, डेकोरेशन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह बनती है, पर बैतूल का मेरिट क्या है कि उस पर बहुत बारीक, वेरी स्मॉल वर्क किया जाता है, तो इसलिए बैतूल का ज्यादा फेमस है। अपन इसीलिए लिख रहे हैं, कभी एग्जाम में आया तो ये ध्यान रखना। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में, पेंटिंग्स। 2-4 लाइनें बहुत फेमस है। कौन कौन सी अपनी फेमस पेंटिंग्स हैं? स्टाइल, पेंटिंग स्टाइल, पिथोरा, सबसे पहले तो वही लिखना। लिखो, पिथोरा, पिथोरा चित्रकला। इसके मैंने फेमस जो है पेंटर का नाम आपको लिखवाया था, पेमा फालिया। लिख लो, इसकी प्रसिद्ध कलाकार पेमा फालिया हैं। पेमा फालिया कहां को बिलोंग करता है? ये भील ट्राइब को, भील लोगों की ही ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। पेमा फालिया, पेमा फालिया। और ये किसको बिलोंग करते हैं? भील ट्राइब को। और झाबुआ इसका प्रमुख केंद्र है। ध्यान ना, ये ओरिजिनली किसने बनाई है? ये मेथड किनकी है? ट्राइब, भील लोगों की, उन्हीं की अपनी ट्रेडिशनल पेंटिंग है। अब इसमें पेंट क्या करते होंगे? ठीक है, और ये बोल रहे दीवार पे बनाते हैं, ठीक है। और देखो, सब्जेक्ट क्या, तो वो इंडियन आदमी तो देवी देवता, फिर इसके बाद पशु पक्षी, ये सब बनेंगे। और बना कर, अरे वैसा आपने भी देखा होगा घरों में आसपास, अभी तो नहीं, काफी डिजाइनें बनाई जाती थी, ब्लू, रेड, ग्रीन, सही है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ है ये भी, कि भील लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों पर, आंगन में इसको बनाते हैं। और पूजा भी होती है, इसका धार्मिक महत्व भी है। ऐसा नहीं कि ओनली घरों पर बना लेंगे, इसको जो है धार्मिक अनुष्ठानों में भी यूज करा जाता है, इसीलिए इसका महत्व है। लिख लो चाहो तो, भीलों द्वारा इसका धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी नेचुरल प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। महत्व होता है पूजा पाठ, धार्मिक। अरे अपन भी तो चित्र वगैरह की पूजा कर लेते कि नहीं? अब आज अपन प्रिंटेड यूज करते हैं, ये हाथ से बना लेते हैं। और सब्जेक्ट क्या, तो लिख लो, नाग, कृष्ण, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, यही सब बनेंगे। गणेश जी, शिव जी, XYZ, ऐसा कुछ जो अपने धार्मिक चिन्ह है वो सब। नेक्स्ट लिखो, बुंदेलखंडी चित्रकला। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है ना? तो देखो, जो बुंदेलखंड की जो पेंटिंग है उसमें 2 चीजें मेजर रिप्रेजेंट करी जाती है। एक होता है श्रृंगार रस, आप समझते होंगे, आपको हिंदी इतनी तो आती होगी, श्रृंगार रस है ना।
और दूसरा क्या, वीरता। यानी इनके जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसका सब्जेक्ट ज्यादातर नॉट 100% क्या होता है, या तो वो श्रृंगार रस से रिलेटेड होगी या फिर वीरता से। नोट कर लो, आप समझते हैं बुंदेलखंड में बुंदेला राजाओं ने तो बहुत लड़ाइयां लड़ी है कि नहीं, तो सीधी बात है उनके आम जीवन में ये है तो यही उनकी पेंटिंग में झलकता है। लिखो, बुंदेली चित्रकला श्रृंगार रस और वीरता से प्रेरित होती है, यह मीनिंगफुल होती हैं। मीनिंगफुल क्या मतलब निकला, मीनिंगफुल होती है मतलब क्या, व्हाट, कि आपको देखने के बाद उसका कोई ना कोई मीनिंग समझ में आएगा। अरे जैसे अपन स्टोरी सुनते हैं तो स्टोरी का कोई कंक्लूजन होता है, तो ऐसे इन पेंटिंग्स का भी कंक्लूजन होता है कि उसमें जो आपको दिखाया गया है वो आपकी पर्सनल लाइफ से या आम लाइफ से जरूर रिलेटेड होगी और कोई ना कोई शिक्षा आपको सीखने के लिए नया थॉट मिलेगा। तो ये हमेशा इसकी क्या होती है, बुंदेली चित्रकला की विशेषता है ना। अब इसमें लिख लो इसके टाइप्स। लिखो, पहला लिखो एपन, यह भी बुंदेली चित्रकला का ही एक टाइप है। एपन, व्हाट, एपन किसको बोलेंगे, तो देखो आटे से या चावल के आटे से घरों के आंगन में कोई डिजाइन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एपन। समझ गए आप। अरे आपने शादी वगैरह में देखा होगा ना, आटे वगैरह से बनाते हैं, चावल के आटे का यूज करते हैं, त्योहारों पर भी होता है, तो वही बुंदेलखंड में उसको क्या बोला जाता है या बुंदेला पेंटिंग में क्या बोला जाएगा, एपन। लिख लो, चावल से, चावल के आटे से अथवा आटे से घर के आंगन में की गई चित्रकारी एपन कहलाती है। अब दूसरा लिखो मोड़ते, मोड़ते, तो लिखो त्योहार पर्व पर की जाने वाली चित्रकारी मोड़ते कहलाती है। जब आप किसी फेस्टिवल पर डेकोरेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मोड़ते। तीसरा भी लिख लो मामूलिया, मामूलिया, तो लिख लो नवरात्रि पर की जाने वाली, नवरात्रि पर की जाने वाली चित्रकारी। अब चलो नेक्स्ट लिख लो बघेली चित्रकला। शॉर्ट में इसको खत्म कर लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें। प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से किसी बात को कहा जाता है, बात को कहा जाता है। इनका मतलब कंक्लूजन कैसे निकलेगा, सिंबल्स के फॉर्म में। लिखो, इसमें सभी धार्मिक वस्तुओं को बनाया जाता है। चलो अब नेक्स्ट लिख लो एक और, गोड़ चित्रकला। गोड़, तो गोड़ से आप समझ ही गए होंगे कौन लोग बनाएंगे, गोड़ ट्राइब के लोग। इसके द्वारा घरों को सजाया जाता है। लिखो, इसमें चावल का लेप, चावल का लेप एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखो निमाड़ी चित्रकला। निमाड़ी, इसमें फर्स्ट लिखो थापा, फर्स्ट टाइप थापा। लिखो दशहरे पर बनाई जाने वाली चित्रकारी, दशहरे पर बनाई जाने वाली चित्रकारी वो क्या कहलाएगी, थापा। मूर्धन, मूर्धन दिवाली पर बनाई जाने वाली चित्रकारी, दिवाली पर बनाई जाने वाली चित्रकारी। फिर कंथाली, कंथाली, व्हाट, कंथाली विवाह के अवसर पर बनाई जाने वाली चित्रकारी, कंथाली। बस लास्ट और लिखी लो मालवी चित्रकला। मालवी, छोटा मोटा से है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। लिखो, यह दो प्रकार की होती है। पहला पारंपरिक, ट्रेडिशनल, पारंपरिक ट्रेडिशनल, और दूसरा व्यवसायिक, कमर्शियल, और दूसरा व्यवसायिक कमर्शियल। यह मुख्यतः चितेरे जनजाति द्वारा की जाती है। चितेरे, चितेरे ट्राइब, चितेरे जनजाति द्वारा की जाती है। ये बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं चितेरे जनजाति के लोग। और इसका सब्जेक्ट क्या, तो वही धार्मिक सभी चित्र और सभी अवसरों पर, त्योहार हुए, शादी विवाह, ये वो। देखो, इसमें धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। वैसे सभी पेंटिंग में धार्मिक ही चित्र बनेंगे इंडिया में तो, तथा विवाह उत्सवों पर इन्हें बनाया जाता है।
चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन आप कल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे